बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, घरों में होंगे और महफूज होंगे। अल्लाह पाक हम सब को कोरोना से और इस किस्म के वबाई अमराज से महफूज रखे। अपना इंट्रोडक्शन देती चलूँ। मेरा नाम सादिया सफ्तर है, सीनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर फ्रॉम गवर्नमेंट ट्रेनिंग कॉलेज फॉर द टीचर्स ऑफ डेफ गुलबर्ग टू लाहौर। मेरा आपके साथ सब्जेक्ट है इंक्लूसिव एजुकेशन। अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इंक्लूसिव एजुकेशन को बड़ी डिटेल के साथ हमने उसको डिस्कस किया है। इंक्लूसिव होता है मर्ज कर देना, इंक्लूड कर देना स्पेशल बच्चों को नॉर्मल बच्चों के साथ। हम क्या करते हैं कि जो स्पेशल बच्चे होते हैं, जो जिनकी एजुकेशनल नीड्स डिफरेंट होती हैं नॉर्मल बच्चों से, उनको हम इंक्लूसिव सेटअप प्रमोट करते हैं। उनको नॉर्मल स्कूल्स में, जो नॉर्मल हमारे अदारे बने हुए हैं, उनमें उनको शामिल कर देते हैं। हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें चैप्टर नंबर 4 का जो फर्स्ट हेडिंग है 4.1, उसको हमने बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे 4.2 की। चैप्टर है हमारा मैनेजमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशनल नीड इन मेन स्ट्रीम स्कूल। टॉपिक है उसमें जी मैनेजमेंट ऑफ इमोशनल एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम्स। इंट्रोडक्शन है। हमारे पास जो सोशल इमोशनल बिहेवियर प्रॉब्लम्स और डिसऑर्डर्स के साथ बच्चे होते हैं, हम ऐसा नहीं करते कि उनको हम काट के अपने से अलग कर दें, या अगर कोई बच्चा दूसरे बच्चों को मारता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको क्लास से निकाल देंगे। अगर कोई बच्चा शाय है, वो सामने नहीं आता, वो बोलता नहीं है, रीज़न उसकी कोई भी हो, मैं ये नहीं कह रही, अभी फ़िलहाल हम रीज़न्स की बात नहीं कर रहे, हम वैसे ही एक जनरल बात कर रहे हैं कि अगर हम क्लासरूम में देखें तो हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चे ऐसे ही आएँ कि जो ब्रिलियंट हों। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास ऐसे बच्चे आएँ कि जो हम आते ही हम जो जो कहें वो हमारी कमांड फॉलोइंग करें, उनकी जो लैंग्वेज इश्यूज़ ना हो, उनकी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स ना हो। जब हम इंक्लूसिव को प्रमोट कर रहे हैं तो उसमें तो हमारे पास डाइवर्सिटी आएगी ना, तो उसमें इमोशनल बिहेवियर जो इश्यूज़ होते हैं उसके साथ जो बच्चे आएंगे, उनको हमने कैसे टैकल करना है, और वो बच्चे होते कैसे हैं, उनमें क्या क्या इश्यूज़ मोस्टली देखने में कौन कौन से इश्यूज़ आ सकते हैं। स्टूडेंट्स विद SEBD, सोशल इमोशनल बिहेवियर डिसऑर्डर्स, often display characteristics that do not support success in or out of school. They may not be able to maintain appropriate social relationship with others. They may have academic difficulties in multiple content areas. They may display chronic behavior problems. वो बात कर रहे हैं कि एक तो उनमें दूसरों के साथ जो रिलेशनशिप होता है वो नहीं मेंटेन करते, उनको बिहेवियर क्रोनिक बिहेवियर प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, जैसे एग्रेशन है, डिप्रेशन है, या फिर दूसरों के साथ जो दूसरों से जो हमें इश्यूज़ होते हैं, ना वो ख़ुद उनमें मिक्सअप होना चाहते हैं, ना ही वो किसी को बर्दाश्त करते हैं कि उनकी ज़िंदगी में दखल अंदाज़ी करें। और उनमें उनमें और मल्टीपल एरियाज़ में उनको एकेडमिक डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, यानी कि तालीम में भी उनको इश्यूज़ होते हैं, उनको स्कूल में भी इश्यूज़ होते हैं, और उनको बिहेवियर इश्यूज़ भी होते हैं। मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटजीज़। व्हेन अ चाइल्ड हैज़ एन लर्निंग इमोशनल बिहेवियर प्रॉब्लम, टीचर शुड ऑब्जर्व द चाइल्ड केयरफुली and collect information from various sources to determine whether the problem are related to different factors. हम बात करते हैं टीचर्स की। जैसा कि आप सब जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, आप लोग जितना भी मुझे सुन रहे हो, आप इंशाल्लाह फ्यूचर में जाके बड़े अच्छे टीचर्स बनोगे।
मुझे एक बात याद है कि मेरे एक बड़े रिस्पेक्टेड टीचर हमेशा ये कहते थे कि आप यहाँ पे क्या बनने आए हो, जब हम मास्टर्स में थे तो हम कहते थे कि सर हम टीचर्स बनने आए हैं। वो कहते थे बस टीचर्स बनने आए हो? तो हमने कहना भी और क्या बनने आए हैं? अगर हम मास्टर्स कर रहे हैं तो अपना अपना एम होता है ना, तो हम सोचते थे कि भाई हमने टीचर बनना है। तो वो कहते थे कि क्या बस आप टीचर्स बनने आए हो? हमें उस बस की समझ नहीं आती थी। फिर हमें समझ में आया कि वो कहते थे कि टीचर्स नहीं, आप एक अच्छे अच्छे टीचर्स बनने आए हो। आप भी अपना एक एम ऐसे बना लो कि आपने एक अच्छे टीचर बनना है। आप इंशाल्लाह ताला यहाँ से निकलोगे, साल 2 साल बाद आप किसी न किसी इदारे में एक एज अ टीचर खड़े होगे। तो आप जो अच्छा टीचर होता है वो समझता है कि उसके स्टूडेंट में कौन कौन से इश्यूज़ हैं, लर्निंग इश्यूज़ कौन से हैं, इमोशनल कौन से हैं, बिहेवियर प्रॉब्लम्स क्या क्या चल रही हैं। वो ऑब्ज़र्व करता है, वो उसको देखता है, उसको पता चलता है कि उसकी क्लास में अगर 4 बच्चे हैं तो उन 4 बच्चों को इंडिविजुअली तौर पे कौन कौन से इश्यूज़ के साथ वो बच्चे इस क्लास में बैठे हुए हैं। तो आप जब भी बनिएगा अच्छे टीचर बनिएगा। आते हैं वापस अपने लेक्चर की तरफ। फॉर एग्जाम्पल, टीचर में नोटिस्ड अ लर्निंग प्रॉब्लम इन अ चाइल्ड हु डज़ नॉट पार्टिसिपेट इन क्लास एक्टिविटीज़। अब टीचर टीचर देख सकता है कि भाई एक बच्चा जो है क्लास रूम एक्टिविटीज़ में वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। हम बैठे हुए हैं, हम क्लास को पढ़ा रहे हैं, एक बच्चा है क्लासरूम एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। आप कुछ भी उसको करवा रहे हैं, आप कलर्स करवा रहे हैं, आप उनको कोई गेम करवा रहे हैं, आप उनको कोई कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन पे काम कर रहे हैं। तो जो स्टूडेंट है, जो बच्चा है, जो हमारा वो नहीं काम कर रहा, क्लासरूम एक्टिविटी में वो हिस्सा नहीं ले रहा। इवन कि आप रीडिंग करवा रहे हैं, इवन कि आप उनकी लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं, आप उनका आपस में इंटरेक्शन करवा रहे हैं स्टूडेंट्स का, किसी भी आप कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, लेकिन बच्चा आपके साथ वो क्लास रूम एक्टिविटीज़ में वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। ये तो हमें नज़र आ रहा है ना। तो इसको एग्जांपल देते हैं कि द ऑब्जर्वेबल साइन माइट जस्ट बी अ टिप ऑफ एन आइसबर्ग। आइसबर्ग क्या होता है? एक बर्फ़ का तोदा। अब जब आप आइसबर्ग को देखेंगे ना, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स आइसबर्ग देखा होगा, नेट पे देखा होगा, पिक्चर्स में देखा होगा। जब आप आइसबर्ग देखते हैं ना, तो वो हमें एक हिस्सा उसका ऊपर नज़र आ रहा होता है, लेकिन पानी के नीचे उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा पार्ट पानी के अंदर होता है जो हमें नज़र नहीं आ रहा होता। तो आइसबर्ग की एग्जाम्पल जब राइटर देता है तो वो ये कहता है कि जो नज़र आ रहा है एक हिस्सा तो हमें नज़र आ रहा है ना। नज़र क्या आ रहा है हमें? कि बच्चा क्लासरूम एक्टिविटीज़ में जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, लेकिन जो एक हिस्सा उसके अंदर तो है पानी के। अब वो देखना है कि वो जो अंदर हिस्सा है उसमें कौन कौन से इश्यूज चल रहे हैं। ये मैंने आइसबर्ग बनाने की छोटी सी कोशिश की है, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाएगी बात। ये देखिए, एक आइसबर्ग है, ये सेंटर वाली लाइन जो है वो पानी को शो कर रही है। ये वो ऊपर वाला हिस्सा जो है टिप ऑफ एन आइसबर्ग, ये वो हिस्सा है जो हमें बज़ाहिर नज़र आता है, जो हम देखते हैं तो हम कहते हैं वो आइसबर्ग है। नॉट पार्टिसिपेट इन क्लासरूम एक्टिविटीज़, क्लास एक्टिविटीज़, कि बच्चा क्लास एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। अब आते हैं जो आइसबर्ग का नीचे वाला पार्ट है, जो हमें बज़ाहिर नज़र नहीं आता, लेकिन एक अच्छा टीचर उनको ढूंढता है कि कौन से मसाइल के साथ दो चार है वो बच्चा, कौन कौन से इश्यूज़ उसके साथ चल रहे हैं ड्यूरिंग स्टडी, उसकी उसकी लर्निंग प्रोसेस में कौन कौन से इश्यूज़ चल रहे हैं। अब अंडर वाटर कि उसके जो चीज़ें हमें नज़र नहीं आती वो कौन कौन सी हैं? वीक अटेंशन, वीक लर्निंग एबिलिटी, विजुअल हेयरिंग इम्पेयरमेंट, स्पेसिफिक लर्निंग डिफ़िकल्टीज़, इमोशनल प्रॉब्लम्स, नेगेटिव फैमिली फैक्टर्स, वीक लैंग्वेज एबिलिटी, टू डिफ़िकल्ट टू इजी करिकुलम। हो सकता है कि उस बच्चे की अटेंशन वीक हो सकता है कि उसकी लर्निंग एबिलिटी वीक हो। हम जो चीज़ उसको पढ़ाना चाह रहे हैं वो उसकी एबिलिटी इतनी अभी नहीं उसको इजाज़त दे रही कि वो उसको करे। अगर हो सकता है कि हम उसको थोड़ा सा और जो लो लेवल पे आएंगे तो हो सकता है कि वो ज़्यादा आसानी से कर ले।
ये भी मुमकिन है कि वो विजुअल हेयरिंग इम्पेयरमेंट हो। हम प्रैक्टिस कर रहे थे तो एक दफ़ा हमारे पास एक मदर आई, तो पेरेंट्स ने हमसे कंप्लेन क्या की कि भाई मेरा बच्चा जो है मेरी बात नहीं सुनता। नॉर्मल बच्चा, मतलब ऐसा कोई नहीं था कि वो, उनको किसी ने रेफ़र किया तो वो हमारे पास आ गई, तो उसने आके ये कंप्लेन की कि मेरा बच्चा मेरी बात नहीं सुनता, कमांड फॉलोइंग नहीं है बच्चे में। कमांड फॉलोइंग फॉलोइंग होता है ना, जैसे हम बच्चे को कहते हैं कि इधर आओ, बैठ जाओ, मेरी बात सुनो, ये पकड़ाओ, वो चीज़ उधर रख दो, दरवाज़ा बंद कर दो। इस तरह मैं उसको आवाज़ देती हूँ, माँ ने ये कहा कि मैं उसको आवाज़ देती हूँ, मेरी बात नहीं सुनता। तो हमारी जो हेड थी, जो हमारी टीचर थी, अल्लाह उनको तंदुरुस्ती ज़िंदगी दे, उन्होंने क्या कहा कि भाई आपने इसकी हेयरिंग चेक करवाई है। अब एज़ अ स्टूडेंट जब हम बैठे हुए थे तो हमारे जहन में भी ये बात नहीं आई। हम तो सोच रहे थे, उसको देख रहे थे कि पता नहीं इसमें क्या इशू निकलेगा अभी। तो उन्होंने कहा इसकी हेयरिंग चेक करवाई है आपने? तो उस मदर को फ़ौरन उन्होंने क्लिक किया ये बात कि भाई हमने तो हेयरिंग नहीं चेक करवाई। तो जब उसकी हेयरिंग चेक करवाएगी तो वो हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्ची थी, उसके उसको सुनाई नहीं देता था, तो वो कमांड फॉलोइंग कैसे करती? तो ये भी इश्यूज़ हो सकते हैं। हम कह रहे हैं भाई बच्चा तो बात ही नहीं सुन रहा, इसमें इमोशनल इश्यूज़, इमोशनल प्रॉब्लम है, बिहेवियर प्रॉब्लम है, इसमें सोशल प्रॉब्लम्स हैं, तो वो बात ही नहीं सुन रहा। बात भैया आपने असेसमेंट करवाई है उसकी, आप असेस तो करें। हो सकता है कि इसको नज़र ही नहीं आ रहा, हो सकता है कि ये सुन ही नहीं रहा बात हमारी, हमारी कमांड उस तक पहुंच ही नहीं रही, उसकी कानों तक हमारी बात पहुंच ही नहीं रही। तो जब तक वो हमारी कमांड फॉलोइंग नहीं कर रहा तो वो हमें आगे से आंसर कैसे करेगा? मैं अगर आपसे कहती हूँ, आप स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो मैं आपसे कहती हूँ कि मुझे ये चीज़ पकड़ाएं, या आप कॉपीज़ खोलें, पूरी क्लास खोल लेती है, वो नहीं खोल रहा। या तो वो देख के खोलेगा, अगर उसने बाकी बच्चों को भी नहीं देखा, बाकी स्टूडेंट्स को भी नहीं देखा, तो इसका मतलब है कि वो बुक नहीं खोल रहा। नहीं खोल रहा तो उसमें कोई तो इशू है ना। वो क्यों नहीं आपकी कमांड फॉलोइंग कर रहा? आप उसको बुला रहे हैं कि इधर आओ मेरी बात सुनो, तो वो नहीं सुन रहा। तो हो सकता है कि वो हेयरिंग इम्पेयर्ड हो सकता है कि उसकी हेयरिंग में इशू हो सकता है कि उसमें कोई हेयरिंग लॉस चल रहा हो सकता है कि उसकी उसकी मुख्तलिफ स्पेसिफिक लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ उसमें हों, इमोशनल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। ये जितनी भी हमने इश्यूज़ अभी डिस्कस किए हैं, ये वो इश्यूज़ हैं जो बज़ाहिर हमें नज़र नहीं आ रहे होते, लेकिन जब एक अच्छा टीचर, जब एक एक टीचर जो अपने दिल से इस शोबे को अपनाता है, जो अपने आप को एक बहुत अच्छा टीचर बनाना चाहता है, जो इंसान, वो टीचर जब उसके पास होता है वो ऐसा स्टूडेंट, तो वो समझता है कि ये उसकी वो इश्यूज़ हैं जो हमें नज़र आ रहे हैं कि वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, लेकिन पार्टिसिपेट किस वजह से नहीं कर रहा, वो वजह ये हैं जो उसको नज़र नहीं आती और बाद में टीचर्स उसको ढूंढता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत सारी चीज़ों की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं जी। हाउ टू मैनेज चिल्ड्रंस प्रॉब्लम। When a child has any learning, behavior, emotional or social skill problems, teacher may try to use the different methods in the classroom. जब बच्चे में ऐसे इसमें से कोई भी इशू हो जाता है तो टीचर क्या करती है, टीचर को क्या करना चाहिए कि वो क्लासरूम में डिफरेंट मेथड यूज़ करती है। एज दीज मेथड्स आर ओनली सजेशंस, टीचर शुड अप्लाई दैम विद फ्लेक्सिबिलिटी इन लाइट ऑफ देयर ओन टीचिंग एक्सपीरियंसेस, children individual differences and environmental limitations. When teachers use various methods to help a child, do not forget to have frequent communication with the parents and explain to them why the methods are used. Then both can work together to help children learn and manage their problems more effectively. देखिए, जब टीचर के पास स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं तो हमें पता है कि भी हमारे पास ये बच्चा लर्निंग प्रॉब्लम में है, बिहेवियर प्रॉब्लम है, इमोशनल है या सोशल स्किल प्रॉब्लम्स है उसमें। तो एक तो हमने उसके बारे में फ़ैसला करना है कि हमने उसको कैसे लेके चलना है, हमने उसके लिए क्या, कौन सी हमने उसके लिए जो है ना स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है उसके ऊपर, हमने उसमें कौन सा मेथड अप्लाई करना है, टीचिंग मेथड कौन सा अप्लाई करना है, हमने उसको कैसा इन्वायरमेंट देना है और हमने कैसी फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी है। टीचर को उस बच्चे के जो भी मेथड अप्लाई करेगी, बहुत इम्पोर्टेंट ये बात है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये कि वो कोई भी मेथड अप्लाई करेगी तो वो
पेरेंट्स के साथ इन टच रहेगी। जब टीचर कोई भी मेथड अप्लाई करता है बच्चे के साथ, कोई भी आप काम करते हो, आप उस पर किसी भी बिहेवियर पे, उसकी सोशल, उसकी इमोशनल, किसी भी उसकी स्किल पे काम कर रहे हो, तो पेरेंट्स को, क्योंकि देखें बच्चा हमारे पास 8 से लेकर 2 तक रहता है, बाकी पूरा टाइम वो अपने पेरेंट्स के साथ गुजारता है। हम यहाँ पे, आप क्लास में, क्लासरूम में आप पूरी मेहनत करते हैं, बच्चा घर जाता है, घर का माहौल या घर के जो इन्वायरमेंट ऐसा है कि बच्चे को प्रॉपर वो सेटअप नहीं मिलता, या बच्चे को जिस जिस चीज़ पे आप काम कर रहे हैं वो प्रॉपर सेटअप नहीं मिलता, तो क्या होता है कि आपकी पूरी मेहनत जो है वो ज़ाया हो जाती है। तो अगर आप पेरेंट्स को भी साथ, आप पेरेंट्स की काउंसलिंग करेंगी, पेरेंट्स को गाइड करेंगी, तो उससे ये होगा कि पेरेंट्स आपके साथ उतनी ही हेल्प करेंगे। तो जब दोनों मिलकर काम करेंगी तो उसके जो स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही है, जो उस बच्चे को इश्यूज़ आ रहे हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व हो सकते हैं। एक वर्ड हम अक्सर यूज़ करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी। थोड़ी सी बात इस पे करना चाहूँगी आपके साथ कि फ्लेक्सिबिलिटी क्या है। हम जब स्पेशल एजुकेशन में आते हैं तो हमारे रवैयों में, आप सब जो स्पेशल एजुकेशन में काम कर रहे हो, आप टीचर्स हो, आप स्टूडेंट्स हो, आप प्रोफेशनल हो, जब हम स्पेशल एजुकेशन में आते हैं तो हमारे रवैयों में फ़्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। अगर हम फ्लेक्सिबल नहीं होंगे तो हम इस डिपार्टमेंट में काम करने के अहल नहीं हैं। फ्लेक्सिबिलिटी हमें हर हर कदम पे हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। जब आप बच्चे के साथ काम कर रहे हैं, कभी हमें उसके मूड को देखना पड़ता है, कभी हमें उसकी नीड को देखना पड़ता है, कभी हमें उसकी रिक्वायरमेंट को देखना पड़ता है, कभी हमें उसके मुताबिक चलना होता है। हमें देखना है कि इसको हमने अपने हिसाब से नहीं, हमें उसके हिसाब से चलना है। तो फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो हम इनके साथ काम कर सकते हैं। अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, अगर हमारे रवैयों में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, हमारी टीचिंग स्ट्रेटजीज़ में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, अगर हमारे प्लान्स में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो इन बच्चों के साथ काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी, कौन कौन से इश्यूज़ हैं, उनको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू गिव चिल्ड्रन इनफ टाइम टू लर्न एंड अडेप्ट। ग्लोबल लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हैं, बहुत ज़रूरी है कि हम उसको टाइम दें ताकि वो सीख सके और वो अडेप्ट कर ले चीज़ों को। वो जो चेंजेस हैं ना, जो हम कर रहे हैं, जो चेंजेस हम अपनी क्लासरूम में अप्लाई कर रहे हैं, उनको उसको अडेप्ट कर सके। अडेप्टेशन पे हमने काफ़ी बात की थी, जो हमारा 4.1 लेक्चर है वो अडेप्टेशन पे ही था। तो उन चीज़ों को वो लर्न कर लें, उसको टाइम दें। टीचर्स शुड गिव सिंपल, क्लियर एंड ब्रीफ इंस्ट्रक्शंस एंड एक्सप्लेनेशंस so that the children can masters and understand easily. टीचर को चाहिए कि सिंपल और क्लियर इंस्ट्रक्शंस दें और एक्सप्लेन करें सिंपल वर्ड में। आप जब बच्चों के साथ काम करते हैं तो आपने देखना है कि वो किस किस बात को, वो किस ज़ुबान को, वो किस लहजे को अंडरस्टैंड कर रहा है। तो हमने तो उसको इंस्ट्रक्शंस देनी है ना, उसके लिए एक्सप्लेन करना है ना। जो हमारा सेंट्रल फिगर है वो तो बच्चा है ना, वो स्टूडेंट है जिसके लिए हम ये स्ट्रेटजीज अपना रहे हैं। तो उसके लिए सिंपल और क्लियर इंस्ट्रक्शंस देना चाहिए। टीचर्स कैन सिंप्लीफाई द टास्क एंड डिवाइड देम इनटू स्मॉलर पार्ट। होता ये है कि बहुत लंबी बात बच्चों को समझ में नहीं आती। आप एक बात जो बड़ी, आप उसको ब्रीफली आप करेंगे तो वो समझ जाएगा, लेकिन अगर आप उसको बहुत लंबी चौड़ी बात करेंगे, वही इंस्ट्रक्शन अगर आप ये कहेंगे कि अगर आप ये कहेंगे दरवाज़ा बंद कर दो, तो ये ज़्यादा सिंपल है उसके लिए समझना। अगर आप ये कहोगे जब आपका काम ख़त्म हो जाएगा तो आप जब क्लास से जाओगे तो जाते हुए दरवाज़ा बंद कर जाना, तो ये बहुत लंबी बात हो जाएगी, तो ये बहुत लंबी जो है एक्सप्लेनेशन उसको हो जाएगी, तो वो उसके लिए समझना मुश्किल हो जाएगा कि इसमें मैंने काम किस पे करना है। तो कोशिश करें कि सिंपल, ये मैंने एक छोटी सी वैसे एग्जांपल दी थी आपको, एक सिंपल हो, क्लियर हो, और जो भी आप उसको बात करना चाह रहे हैं, अगर कुछ ऐसा है कि जो
थोड़ा हमने इंस्ट्रक्शन ज़रा उसको लॉन्ग देनी है, तो हम क्या करेंगे कि उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें. फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉर अ वर्कशीट विथ 5 आइटम्स, अगर एक वर्कशीट आप उसको दे रहे हो उसमें 5 आइटम्स हैं, तो आप ये करें कि उसमें उसको कह दें कि तुम 3 आइटम्स तुम उसको सॉल्व कर लो, ताकि वो ईजीली उसको कर सके. फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉर अ वर्कशीट with 5 items, ask the children to do only 3 items, or they can be allowed to complete the worksheet at different time. और आप ये भी उसको अलाउ कर दें कि वो डिफरेंट टाइम में भी कर सकते हैं. अगर आपने वर्कशीट लेके बच्चे को बैठाया हुआ है, 5 उसमें आपने क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 5 उसको कोई भी एक्टिविटीज़ उसमें दी हुई हैं सॉल्व करने के लिए, तो वो क्या करता है कि भाई उसने उसके पास वो 5 नहीं कर सकता, तो आप उसको इतनी आप फ्लेक्सिबिलिटी दें कि 3 कर लो आप. अगर 3 नहीं कर सकते एक टाइम में तो कोई बात नहीं, उसको टाइम दे दो, उसको डिफरेंट टाइम में वो कंप्लीट कर ले. ज़रूरी नहीं है कि एक ही दफ़ा बैठे और पूरी 3 की 3 भी वो एक ही दफ़ा करे. द फर्स्ट फ्यू आइटम्स ऑफ एन असाइनमेंट शुड बी ईजी और प्रोवाइडेड विद हैंड्स, so that children can master them and develop a sense of completion. Then increase the level of difficulty gradually. कि आप स्टेप बाय स्टेप लेवल्स को बढ़ाएं. आप स्टार्ट में जो असाइन कर रहे हो उसको, जो भी आप उसको क्वेश्चन दे रहे हो या कोई भी असाइनमेंट दे रहे हो, तो आपको चाहिए कि उसको इजी दो और उसके साथ उसको कुछ हिंट्स दे दें, ताकि वो उसको आसानी के साथ कर ले. जब वो करने में वो मास्टर हो जाएगा, जब वो इजीली उसको कर लेगा, वो अचीव कर लेगा उसको, तो फिर आप ग्रेजुअली उसको लेवल को बढ़ा लें. The level of difficulty of the assignment should be set according to the child's learning progress. If there is sufficient time and staff support, teacher can give children instruction individually and repeatedly. अगर आपके पास लोग भी हैं, स्टाफ भी है और आपके पास टीचर्स भी हैं, तो आप बहुत अच्छी बात है कि आप उसको इंडिविजुअली काम करवाएं, इंस्ट्रक्शंस दें, अकेले अकेले बच्चे को दें, इनफरादी तौर पे दें और उसको रिपीट करवाएं. रेपिटेशन से बहुत अच्छा काम हो जाता है बच्चों का. फॉर ओल्डर ग्रेड्स, टीचर कैन पेयर अप दीज चिल्ड्रन विद अ बडी who is more competent. They can sit together so that the buddy can provide help easily. जो फ्रेंड्स होते हैं ना, वो एक दूसरे की बहुत अच्छी मदद करते हैं. अगर एक बच्चा कलर, अगर 3 बच्चे इकट्ठे बैठे हुए हैं ना, अगर वो फ्रेंड्स हैं, उनमें आपस में उनकी दोस्ती है या वो एक पीयर ग्रुप है, तो एक बच्चा काम नहीं कर रहा, उसको फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि ये आपने कलर करना है, तो साथ वाला उसको खुद ही बता देगा कि आप, मैडम ने रेड कलर का है तो आप रेड कलर कर लें, टीचर ने ग्रीन कलर का है तो ये ग्रीन कलर नहीं है, ये ग्रीन कलर है, आप ये कर लो. तो वो उसको देख के, और वो आपस में जो एक उनकी कम्युनिकेशन होगी ना, वो एक तो होती बहुत मज़े की है, बड़ी खूबसूरत है उनकी आपस में जो फ्रेंडशिप होती है, और फिर वो उसकी जो हेल्प करते हैं वो बड़ा खूबसूरत सीन होता है. वो बहुत अच्छा लगता है जब 3 बच्चे काम कर रहे हैं, एक को काम नहीं आता, 2 कर रहे हैं, आप एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, तो जब वो अपने छोटे छोटे हाथों से उसको भी सिखा रहे होते हैं ना, तो वो बहुत खूबसूरत वो लगता है आपको. प्रेज एंड इनकरेज चिल्ड्रन फॉर देयर एफर्ट्स एज वेल एज सक्सेसेस. बच्चों की कामयाबियों पे हमेशा उनकी तारीफ़ करें, हमेशा उनकी जितनी भी उन्होंने एफर्ट्स की होती हैं उसकी तारीफ़ करें, उसको सराहें. सेकेंड इशू है जी वर्ल्ड लर्निंग डिफ़िकल्टीज़. The forms of characters can also be learned through images and stories. वर्ल्ड लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ ये होता है कि उनको अल्फाज में इश्यूज़ होता है, पूरा लफ्ज़ बोलने में, सीखने में, पढ़ने में मसला हो सकता है. द फॉर्म द करेक्टर कैन आल्सो बी लर्न थ्रू इमेजेस एंड स्टोरीज़. आप उसको तस्वीरें दिखा के, उसको फ्लैश कार्ड्स दिखा के, उनको थ्रू स्टोरीज़ आप उसको वो जो वर्ड्स हैं उनके क्लियर करवा सकते हैं. Teacher can explain the relationship between a character's form and meaning. Teacher can also teach basic phonetic rules. For example, the pronunciations of apple can be divided into two. Into apple. The pronunciation of ice cream can be divided into ice cream.
अगर आप इसको तोड़ के इसको अलग अलग करके आप पढ़ाएंगे तो उसको ज़्यादा इजीली वो बोल सकते हैं। एप्पल बोलना मुश्किल है, ए देन पल, एप्पल। इस तरह अगर उनसे उनको आप काम करवाएंगे तो उनकी जो वर्ड लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। यूजिंग मल्टी सेंसरी टीचिंग, डेवलपिंग रीडिंग हैबिट्स, लर्निंग थ्रू गेम्स। उनमें जो है आप सेंसरी टीचिंग, उसमें जो वो मल्टी सेंसरी टीचिंग जो होती है वो आप यूज़ कर लें, वो मेथड। आप डेवलपिंग रीडिंग हैबिट्स, रीडिंग की उसको हैबिट्स डालें आप उनको। बच्चों में वैसे भी आजकल जो है हमारे स्टूडेंट्स में जो रीडिंग की हैबिट्स है वो कम हो गई हैं। तो अगर वो रीड करेगा ना, उसको रीडिंग करने की आदत हो जाएगी ना, तो वो उसकी खुद ब खुद ही उसकी वर्ड लर्निंग डिफ़िकल्टी जो है वो सॉल्व होती जाएगी। लर्निंग थ्रू गेम, गेम्स के ज़रिए आप गेम करें, गेम्स के ज़रिए पढ़ाएं, तो इससे भी उसकी जो इश्यूज़ हैं ये सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट है जी वीक लैंग्वेज एबिलिटी। लैंग्वेज, हम लैंग्वेज की बात करते हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज को मैं एक्सप्लेन कर दूं तो फिर हम आगे इसके चलते हैं जी। लैंग्वेज हमारे पास दो तरह की होती है। रिसेप्टिव लैंग्वेज, बहुत डीप नहीं जाऊंगी मैं, मतलब आपको एक थोड़ा सा आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा मैं आपको दे देती हूँ इसका। लैंग्वेज दो तरह की होती है, रिसेप्टिव लैंग्वेज और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। रिसेप्टिव लैंग्वेज वो होता है जो हम रिसीव करते हैं। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज जो कि हम बोलते हैं, जो हम एक्सप्रेस करते हैं, अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स, वो हम एक्सप्रेस करते हैं। अब हम बोलते हैं, हम कम्युनिकेशन करते हैं। कम्युनिकेशन के दो वेज हमने पढ़े थे, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल वो होता है कि जो आप बोल के करते हो। नॉन वर्बल वो होता है जिसमें आपकी साइन लैंग्वेज, आपकी क्यूट स्पीच, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, आपके बॉडी जेस्चर्स, आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें नॉन वर्बल में आ जाती हैं। Children who are weak in verbal comprehension and expressions have difficulties understanding long and complicated sentences. They sometimes misunderstand the meaning of questions and phrases as well. These children usually speak in simple and short sentences with a limited vocabulary and frequent grammatical mistakes. In reporting events and maintaining conversations, they may be confused in expressions. Because of their weak language ability, they are often unwilling to communicate with others, which affect their social life. जब बच्चों में लैंग्वेज के इश्यूज़ हैं, जब उनको बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, जब उनको सुनने में प्रॉब्लम हो रही है, ना उनकी रिसेप्टिव लैंग्वेज में भी इशू आ रहा है, उनकी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज में भी इशू आ रहा है, तो क्या होगा, वो हेजिटेट करेंगे। उनकी लिमिटेड वोकेबलरी होगी तो भी वो हेजिटेट करेंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक चीज़ है, उसका नाम ही नहीं आता, ये एक रिमोट है। अगर हम बच्चे से कहते हैं ये क्या है, उसको पता ही नहीं ये क्या चीज़ है, तो वो नहीं बता सकेगा। या आप देख लें कि जैसे एटीएम मशीन है, अब आप बच्चे को दिखाते हैं कि आप उसे पूछते हैं कि ये क्या चीज़ है, उसको नहीं पता, उसने कभी देखी नहीं, उसको नाम नहीं आता, वो वोकेबलरी नहीं है, या उसको पता ही नहीं है उस चीज़ का कि ये है क्या चीज़, तो क्या है कि वो नहीं आंसर दे पाएगा। लेकिन अगर बच्चे के पास वोकेबलरी है, उसने आपकी कमांड को फॉलो कर लिया, उसने पूछा, उसने सोच लिया कभी इस बंदे ने मुझसे पूछ लिया कि ये क्या है, तो वो उसको एक्सप्रेस करना ज़्यादा आसान होगा। उसको पता है कि ये रजिस्टर है, आप पूछेंगे ये क्या, तो कहेगा ये कॉपी है, ये क्या है, ये किताब है। जिस चीज़ की अगर वोकेबलरी है तो वो आपको आंसर कर सकता है। लेकिन अगर उसकी लैंग्वेज में इशू आ रहे हैं कि वो वीक लैंग्वेज ये है कि उसके पास वोकेबलरी नहीं है, वो शॉर्ट सेंटेंसेस को समझता है, वो लॉन्ग सेंटेंसेस को समझ नहीं रहा, ये जो सारे इश्यूज़ आ रहे हैं तो उसके कन्वर्सेशन पे इस चीज़ का इफ़ेक्ट होता है। वो बात नहीं कर सकता, वो कम्युनिकेट नहीं कर सकता, वो कंफ्यूज होता है।
कंफ्यूज दोनों तरह से हो सकता है। उसकी अगर वो रिसीव नहीं बात को कर रहा तो भी वो कंफ्यूज है कि आपकी कमांड ही नहीं समझ रहा कि आप क्या कह रहे हैं, या वो समझ ही नहीं रहा कि किस कंटेंट में बात हो रही है। और अगर वो एक्सप्रेस कर रहा है तो एक्सप्रेस करने में भी इशू आ सकते हैं कि वो बोल उसको वोकेबलरी नहीं है उसके पास, उसके वो जो है सेंटेंस मेकिंग उसके पास नहीं है, उसके पास ग्रामेटिकली बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, वो फ्रीक्वेंटली वो बात नहीं कर रहा, तो उसकी कन्वर्सेशन में इशू आएगा, उसकी कम्युनिकेशन में इशू आएगा, वो दूसरों से बात करते हुए हेजिटेशन उसको होगी। तो ये उसकी सोशल लाइफ पे बहुत बड़ा इशू बन सकता है, उसकी सोशल लाइफ बहुत मुतासिर होती है इससे। नेक्स्ट है जी, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं हम। टीचर्स कैन सिंप्लीफाई देयर सेंटेंसेस while talking to the children. Teachers can also help the children understand better by using facial expressions or gestures with their words. Facial expressions और gestures, body gestures जो होते हैं आपके, allow the children to express themselves. उनको अलाउ करें कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें. Don't speak for them or interrupt or respond when they have not finished speaking. जब तक बच्चा बात कर रहा हो तो उसको कभी नहीं टोकें, आप उसको इंटरप्ट नहीं करें, उनके लिए मत बोलें. कभी भी ऐसा ना करें कि वो आप बच्चा क्लास में खड़ा हुआ है, वो बात कर रहा है, इवन क्लासरूम में क्या, इवन कि हम अपने घरों में हमारा बच्चा हमसे कोई बात कर रहा है तो कभी भी उसको नहीं टोकें, उसकी बात सुनें, उसको एक्सप्रेस करने का मौका दें, उसको वो देखें कि बच्चा क्या कहना चाह रहा है. आप सुने कि वो चाहे वो टूटी फूटी लैंग्वेज में बता रहे हैं आपको, चाहे वो छोटे छोटे सेंटेंसेस को जोड़ के वो आपको बता रहे हैं. जैसे हमारे पास हमारे जो 1.5-2 साल के बच्चे होते हैं, बाज़ औक़ात हमें वो कोई बात बताना चाह रहे होते हैं तो वो छोटे छोटे सेंटेंसेस में जोड़ तोड़ के तोतले तोतले अल्फाज बोल के वो हमें अपनी बात एक्सप्रेस, तो उनको टोके मत या उनकी जगह पे मत बोलें, उनको बोलने दें. इससे उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप होगा. हमारे अपने घरों में जो बच्चे हैं उनके लिए, तो ये जो क्लासरूम में हमारे बच्चे हैं उनके लिए भी, अगर कोई बच्चा है आपको लगता है कि इसको कम्युनिकेशन इशू आ रहा है, इसको इसमें बोलने में, उसकी लैंग्वेज में इशू आ रहा है, तो उसको बोलने दें. आप उसकी हेल्प करना चाहते हैं तो वो आप उसके बाद में उसके जो है आप उसको फ़िलहाल जब वो बात कर रहा है तो अगर आप इंटरप्ट करेंगे तो कभी नहीं बोलेगा, वो बोलना छोड़ देगा, वो अपनी बात बताना छोड़ देगा, वो अपने आइडियाज़, वो अपने आप अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर करना छोड़ देगा. उसको इतना कॉन्फिडेंस दें कि वो बच्चा आपके साथ बात कर सके, वो क्लास में खड़ा होके अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, वो बताए कि मैं क्या चाह रहा हूँ, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है और मेरा आइडियाज़, मेरी थॉट्स क्या हैं. Encourage the children to express themselves even though the teacher has already understood what they want. बेशक आप जानते भी हैं कि वो क्या चाह रहा है तो भी उसको बोलने दें, तो भी उसको मौका दें. लर्निंग लैंग्वेज थ्रू गेम्स, गेम्स के ज़रिए उसकी लैंग्वेज लर्निंग करवाएं, बहुत अच्छी होती है. गेम से बच्चे वैसे भी बड़े बच्चे जो हैं, बच्चों की इंटरेस्ट डेवलप होता है, गेम्स में बच्चे खुश होते हैं, तो गेम से बच्चे सीखते बहुत हैं. लिसन केयरफुली टू व्हाट द चिल्ड्रन से एंड गिव नॉन वर्बल इंकरेजमेंट सच एज अ स्माइल एंड नोडिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम. बच्चे को आप इंकरेज करें, नॉन वर्बल इंकरेजमेंट दें आप उसको. जैसे वो बात कर रहा है तो आप अगर उसको स्माइल देंगे तो वो उसकी हौसला अफजाई होगी, वो उसको लगेगा कि मैं कुछ अच्छा कह रहा हूँ तो जो मेरी टीचर है वो मुझे स्माइल दे रही है. आपके फेशियल एक्सप्रेशंस को देख के बच्चे में जो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है वो एक बहुत अच्छी चीज़ है. जब आप एज अ टीचर आप क्लास में खड़े होते हैं और आपके फेशियल एक्सप्रेशंस बच्चा देखता है, अगर वो बात कर रहा है तो आप माथे पे 700 सिलवटें डाल के तो आप उसको देखोगे तो वो बात नहीं करेगा. लेकिन वही चीज़ जब वो बात कर रहा है, आप वो जैसी भी बात कर रहे हैं, वो जैसी भी लैंग्वेज, जैसी भी उसके पास वोकेबलरी है या जैसे भी वो सेंटेंस जोड़ रहा है, उसको सुने और उसको खूबसूरती के साथ सुने. खूबसूरती का मतलब ये नहीं है कि कोई उसमें कोई ख़ास उसमें होती है. खूबसूरती का मतलब है कि अपने चेहरे पे स्माइल रखें, उसको फेशियल एक्सप्रेशन, उसको ऐसे जेस्चर्स दें कि वो खुश हो जाए
और उसको ये ना लगे कि मैं गलत बोल रहा हूँ, उसको लगे कि मेरी टीचर मेरी बात अंडरस्टैंड कर रही है। जब टीचर कर रही है तो बाकी भी बच्चे कर रहे हैं। देखें, आप एक छोटी सी एग्जांपल कोट करूँगी कि जब हमारे बच्चे हैं ना घरों में, हमारे बच्चे जब अपना होमवर्क लेके आते हैं ना घर में, डायरी और हम काम करवा रहे होते हैं, तो बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि किसी टीचर से कुछ लिखने में कोई ई छूट गया, या जैसे एक दफ़ा हमारे घर में एक बच्चा तो वो आया तो SHE की जगह पे टीचर ने ए डाल दिया, शी लिखा उसने तो ए डाल दिया। मिस्टेक हो गई, मतलब मैं ये नहीं कहती कि उन्होंने गलती से हो गई, कितनी सारी कॉपीज़ रेडी करनी होती है टीचर्स ने, तो हो गया। अब हुआ ये कि मैंने उसके कहा बच्ची से कि यहाँ पे ई आएगा, उसने कहा नहीं, ये मेरी टीचर ने ऐसे लिखा है तो ये ऐसे ही है। मैंने उसको बड़ा समझाया कि बेटा देखें, टीचर से गलती हो गई है, आपकी टीचर गलत नहीं है, लेकिन वो गलती लिखने में उनका पेन स्लिप हो गया होगा, या फिर उनकी अटेंशन कहीं और चली गई होगी, तो वो नहीं, उन्होंने ए डाल दिया तो इसमें ई आना है। मैंने बड़ी कोशिश की, लेकिन उस बच्चे ने कहा कि भाई नहीं, ये चूँकि मेरी टीचर ने ये ऐसे लिखा है इसलिए मेरी टीचर ने बिल्कुल ठीक लिखा है। बच्चे इस हद तक अपने टीचर्स पे रिलाई करते हैं। आप सोचें कि जब आप टीचर बनेंगे तो स्टूडेंट्स आपके इस हद तक आप पे रिलाई करेंगे। Remember to praise and encourage the children who try to speak. When the children do not express themselves clearly or are unclear in articulation, try not to laugh at or overcorrect them, as it will defeat their कॉन्फिडेंस इन स्पीकिंग। अगर आप उसकी किसी बात पे हंसेंगे या आप उसको बोलते बोलते करेक्शन करवाना शुरू कर देंगे तो उसका कॉन्फिडेंस बहुत लूज़ हो जाएगा, वो नहीं बोल पाएगा। ओवर एक्टिविटी, teacher can have better observation and control of the behavior of the children if they sit near them. When a child is trying to level her seat, teachers can touch her shoulder lightly to signal the child to sit down. टीचर्स को अगर स्टूडेंट्स टीचर के पास बैठे हुए, अगर उनमें बिहेवियर कोई इश्यूज़ चल रहे हैं या वो टीचर को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इसमें ये इश्यूज़ हैं, तो आप अपने बच्चे को, आप स्टूडेंट्स को इतना करीब बैठाएं कि आप उसको आपके सेस इजीली उस तक हो। अगर वो उठ रहा है या वो कोई कर रहा है तो उसके आप स्लाइटली आप उसके शोल्डर्स को या उसको टच करके कहें कि आप बैठ जाओ, तो ताकि वो आप समझ जाए कि आप जो स्टूडेंट है वो टीचर की नज़र में है, वो उसको देख रही है और उसको ऑब्जर्व कर रही है। गिविंग क्लियर और ब्रीफ इंस्ट्रक्शंस दें और क्लियर दें। टीचर कैन पोस्ट लेसन शेड्यूल एंड क्लासरूम रूल्स एट द प्रोमिनेंट प्लेस इन द क्लासरूम टू रिमाइंड चिल्ड्रन व्हाट दे शुड डू। एक और काम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कि टीचर कुछ रूल्स बना के, स्पेशली जो सोशल इमोशनल बिहेवियर डिसऑर्डर्स के साथ बच्चे होते हैं, रूल्स बना के उसको क्लास के किसी क्लियरली जगह पे पेस्ट कर दे, जहाँ पे आते जाते स्टूडेंट्स को नज़र आए कि ये रूल्स हैं। उसमें पिक्चर्स के साथ भी वो आप बना सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपके लिखे हों। तो अगर छोटी क्लासेस हैं तो लिखे हुए वो नहीं पढ़ सकते, तो आप पिक्चर्स बना के उन रूल्स की उसको लगा दें, कोई स्टोरी बना के उन रूल्स की लगा दें, ताकि बच्चों को पता हो कि ये रूल्स हमारी क्लास में हैं तो इनके अकॉर्डिंग हमने चलना है। ये भी एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। देयर शुड नॉट बी टू मैनी रूल्स टू मेक दैम ईजी टू फॉलो, 3 और 4 विल बी इनफ। कि बहुत ज़्यादा नहीं, 2 या 4 जिसमें बच्चे सोच भी सकें, समझ भी सकें और उसके अकॉर्डिंग वो उसको फॉलो भी कर लें। अरेंजिंग सिंपल टास्क क्लास में अरेंज करें। चेंजिंग एक्टिविटीज़ फ्रॉम टाइम टू टाइम। अगर आप एक चीज़ मुसलसल करवाते जाएंगे तो बच्चे भी बोर हो जाते हैं, तो अगर आप टाइम टू टाइम अपनी एक्टिविटीज़ चेंज करते रहते हैं तो उनका इंटरेस्ट डेवलप रहता है। गिविंग अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज दें उनको। अगर कोई बच्चा गलत काम कर रहा है तो बीइंग अ टीचर मैं कभी भी नहीं कहूँगी कि आप उसको स्माइल दें। अगर बच्चा कुछ रॉन्ग कर रहा है तो उसको मत स्माइल दें। अगर लगता है कि ये कोई बिहेवियर इश्यूज़, अगर किसी पे थूक रहा है, वो बच्चा इधर उधर थूक रहा है या किसी की चीज़ें फेंक रहा है और चीज़ें फाड़ रहा है, उसकी कॉपीज़ या पेज या कलर फेंक रहा है, तो कभी भी उसको स्माइल ना दें, उसको अप्रोप्रिएट उसको रिस्पॉन्सेस दें, उसको पता हो कि ये मैंने गलत किया है। अगर टीचर का ये रिस्पॉन्स है तो ये गलत है,
अगर ये फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, अगर टीचर स्माइल दे रही है तो ये मैं, इसका मतलब है कि मैंने काम अच्छा किया तो टीचर मुझे स्माइल देगी। लेकिन अगर मैंने कुछ ये गलत किया है तो टीचर ने मुझे घूरा है। वीक अटेंशन, फिफ्थ पॉइंट है इसका। आस्क द चिल्ड्रन टू सिट अवे फ्रॉम डोर एंड विंडोज़ टू रिड्यूस एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस। मतलब बच्चा जब क्लास में बैठा है तो उसकी अटेंशन जो है क्लास में हो, ना कि वो बार बार बाहर देखे, बार बार बाहर देखे कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो उसको थोड़ा सा डोर से और विंडो से थोड़ा थोड़ा हट के बैठाएं ताकि उसकी अटेंशन जो है क्लास में रहे। व्हेन टीचर नोटिस दैट द चिल्ड्रन आर गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, call them by name and ask them questions more often to ensure that they are paying attention in class. Maintaining eye contact maintain रखें, बच्चों को पता हो कि आप उसको देख रही हैं। Asking children to repeat instructions using interesting teaching material. Changing activities from time to time. वीक सोशल स्किल्स क्या हैं जी? इनकरेज चिल्ड्रन टू पार्टिसिपेट इन सोशल एक्टिविटीज़, encouraging others to approaches the children, demonstrating social communication skills, creating appropriate opportunities for communication, encouraging eye contact, allowing time with encouragement. Difficulty in adapting to changes. Some children find it hard to cope with changes, such as changes in activities and the environment. Teacher may consider the following handling methods. Teacher can enhance children understanding of the flow of activities by using picture card or posting classroom rules and daily schedules. Teacher may tell the children before the changes classroom and activities so that they are better prepared. When changing to the next activity, teachers may give verbal instructions or gestures to assist the children. The daily routine must be consistent and follow through the make sure that the children can follow. Avoid frequent changes. स्कूल इन्वायरमेंट, अगर हम उनकी बिहेवियर की, अगर हम क्लासरूम की बात करते हैं तो हमने स्कूल इन्वायरमेंट को भी देखना है कि वो कैसा चल रहा है। इन सीकिंग द prevent pupils from developing SEBD and to detect SEBD at an early stage and introduce effective intervention, we need to examine the following key aspects of the school environment: the instructional environment, the social emotional environment, the process of identification and intervention. Instructional environment क्या है? Instructional method need to match pupil characteristics, since the interactions between these elements are particularly relevant to the development of individually competence and the corresponding feelings of self-efficacy and self-regulation. Social emotional environment. A healthy social emotional environment in school has been shown to reduce SEBD. This includes a consistent policy on the behavior that is expected from the pupils. Teachers should also seek to promote a positive self-image amongst pupils and enhance their self-confidence by gaining the pupils' confidence, expressing personal interest and showing sportive behaviors. Process of identification and intervention. The process of identification and intervention is a key factor in addressing the social educational need. There are 5 stages: detecting problems, analyzing problem, preparing solution, applying solution and evaluating solution. ये जो हमने अभी स्टेजेस और प्रोसेसेस की बात की, इसको थोड़ा सा डिटेल में मैंने लिख दिया ये, ताकि आप लोगों को जो है पढ़ने में भी आसानी हो जाए
और इनको डिटेल इसलिए कि अगर इसमें कुछ क्वेश्चन आ जाए आपका एग्ज़ाम में तो आपको सॉल्व करने में इशू ना हो. In the identification of SEBD, a monitoring system that addressed pupils' social emotional development should be available together with a system that tracks their cognitive development. Schools also need to acquire information about the pupils' difficulties and special educational needs when they are first admitted to school. The information may be acquired from preschool facilities as well as from parents. After a problem has been detected, its nature would then need to be determined, followed by an intervention to deal with the problems. An individual education plan IEP may provide a basis for such interventions. Effective goals can also be set in an IEP, such as fostering self confidence. आईईपी का जो है मेरा ख़्याल है कि आगे हमारे जो आउटलाइन में मेरा ख़्याल है कि कोई एक चैप्टर है तो तब हम उसको, वैसे ये इंडिविजुअल एजुकेशनल प्लान होता है जो हम स्टूडेंट के लिए बनाते हैं, तो इसको हम जो है डिटेल में, मेरा ख़्याल है कि आपने वैसे बाकी सब्जेक्ट्स में पढ़ा होगा लेकिन अगर नहीं है तो हमारे हमारे ही सब्जेक्ट में इंक्लूसिव में ही इसका आगे कुछ चैप्टर्स में इसका है, तो इसको मैं आपको डिटेल में बता दूंगी. Effective goals can also be set in an IEP, such as fostering self confidence, diminishing feelings of depression, or developing a positive attitude towards schoolwork. Pupils with SEBD may also need directed and systematic instructions in social skills in order to increase the likelihood of their being accepted by teachers and peers. Teachers' competencies are crucial in detecting SEBD and preparing and applying appropriate interventions. A very important factor is that the school staff understands the nature of social, emotional, and behavior difficulties. Many teachers are ill informed about intervention strategies and should therefore be trained and assisted in managing behavior and helping pupils to develop appropriate social behaviors. जो इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज होती हैं, यानी कि जो इंटरवेंशन होता है कि जो उसका जब वो बच्चे को हमने जो जब पता चला कि इसको क्या इशू है, उसको इंटरवेंशन यानी कि अर्ली इंटरवेंशन होता है कि स्टार्ट में जब पता चल गया हमें. In addition, they need to possess sufficient management skills and should be able to apply a broad range of intervention strategies. Indeed, the effectiveness of classroom-based strategies aimed at managing problem behavior and teaching appropriate behavior depends mainly on the skill and confidence of the teacher. Thank you so much.